आज के मुख्य समाचार। बिजली बोर्ड सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ चंबा की मासिक बैठक। भाजपा ने नितिन नवीन को बनाया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। धर्मशाला में विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि। सोलन में मॉल रोड से हटाया गया अवैध कब्जा। हमीरपुर में चिट्टा विरोधी अभियान के तहत मेगा वॉकथॉन। हिंदू रक्षा मंच की शिमला में अहम प्रेस वार्ता। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी गंभीर चुनौती। नशा और बेरोजगारी पर शिमला के युवकों की खुली बातचीत। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में आज सरकार के चिट्टा विरोधी अभियान के तहत वीर भूमि हमीरपुर में जन जागरूकता की मजबूत आवाज बुलंद हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में एक भव्य मेगा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। मेगा वॉकथॉन शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के मेमोरियल बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान से शुरू होकर नदौन चौक, गांधी चौक, मुख्य बाजार, भोटा चौक और हथली खंड पुल से होते हुए दो सड़क स्थित पुलिस मैदान में संपन्न हुई। कार्यक्रम को देखते हुए शहर में यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए थे। वॉकथॉन शुरू होने से आधा घंटा पहले यानी सुबह 10:30 बजे तक शहर के ट्रैफिक को पूर्ण रूप से डाइवर्ट किया गया। इस मेगा वॉकथॉन में विद्यार्थियों और युवाओं सहित लगभग 10,000 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुबह 9 बजे से पुलिस के प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा हार्मनी ऑफ पाइन्स के कलाकारों ने प्रस्तुतियां देकर प्रतिभागियों का मनोरंजन किया और उनका उत्साहवर्धन किया। यह आयोजन नशे के खिलाफ भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बताया गया कि फ्लाइट जारी है, तो मैं आज आपके बीच में आया हूं। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज जो हम शपथ लेंगे वो चिट्टा मुक्त हिमाचल की शपथ लेंगे। सब हाथ आगे खड़ा करके, रश बहुत है इसलिए आगे नहीं होगा, तो जिनका हो सकता है वो कर लें। सब शपथ लेंगे। हम सब आज मिलकर शपथ लेते हैं कि हम कभी भी चिट्टा नहीं लेंगे। हम और ना ही किसी को लेने देंगे। हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज को चिट्टे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। हम संकल्प लेते हैं चिट्टा मुक्त आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। हम यहाँ भी शपथ लेते हैं कि अपने पर्यावरण, जल, वायु और हरियाली की रक्षा करेंगे और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले हर काम को से दूर रहेंगे। हम सब मिलकर वचन देते हैं कि स्वच्छ एवं सुरक्षित प्रकृति और चिट्टा मुक्त हिमाचल के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत,
जय हिमाचल, वंदे। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी ने उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपकर स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में संगठन को युवा नेतृत्व और नए तेवरों के साथ आगे बढ़ाया जाए। नितिन नवीन अब पार्टी संगठन में जेपी नड्डा की भूमिका को आगे संभालेंगे। नितिन नवीन बिहार की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा है। वे वर्तमान में बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री है और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर प्रभावशाली भूमिका निभाई है। पार्टी संगठन में भी उनका लंबा अनुभव रहा है। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। इधर शिमला से भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा के शिमला आगमन को प्रदेश की राजनीति के लिए अहम बताया। और साथ ही साथ में श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनका सफलतम कार्यकाल रहा और उनके नेतृत्व में अनेकों राज्यों में, अगर हम बात करें पूरा उत्तर भारत, हिमाचल को अगर हम छोड़ दें तो हर जगह एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। उसमें माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बड़ा योगदान है और केंद्र में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली, उसमें भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व में रहे जगत प्रकाश नड्डा जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और रही जैसे आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इसका कोई प्रभाव होगा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। इसमें नेतृत्व परिवर्तन होते रहेंगे, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला है, उससे कोई प्रभाव होगा। निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है कि माननीय पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान जगत प्रकाश नड्डा जी इस प्रदेश से रहे और उनका बहुत बड़ा योगदान जहां प्रदेश के विकास के लिए है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उत्थान के लिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विशाल का दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निश्चित तौर पे बहुत बड़ा योगदान है, श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का। लेकिन नितिन जी जो अभी जिनको नया दायित्व मिला है, एक युवा चेहरा है, निश्चित तौर पर पूरे देश में उसका एक अलग प्रभाव होगा। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, श्रीमान हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, नड्डा जी का, या पूरी जो हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनका युवाओं को आगे ले जाने की तरफ एक जो पहल है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नेतृत्व मिले या नेतृत्व करने की मौका मिले, उसका उदाहरण उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो संसदीय बोर्ड ने तय किया है, नितिन जी को बनाकर, नितिन नवीन जी को जो उन्होंने दायित्व दिया है। नितिन जी एक ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है, बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। उन्होंने युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम किया है, अनेकों राज्यों में उन्होंने प्रभारी के नाते काम किया है और बाल स्वयं सेवक वो है, बचपन से उन्होंने राजनीति देखी है। उनके स्वर्गीय पिताजी 4 बार बिहार में माननीय विधायक रहे हैं और वो भी लगातार 5 बार से विधायक है, 2 बार से लगातार मंत्री है। तो उनके निश्चित तौर पे उनका जो युवा जोश है, 45 वर्ष की उनकी आयु है, इतनी कम आयु में राष्ट्रीय नेतृत्व उनको मिला है, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे युवाओं पे, पूरे देश के युवाओं पे भरोसा जताया है और युवाओं को नेतृत्व देने का जो उन्होंने जो बीड़ा उठाया है और एक मौका दिया है, तो पूरे देश भर के युवाओं में इससे एक पॉजिटिविटी आएगी और नवीन नेतृत्व निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश में भी इसके बड़े अच्छे परिणाम निकलेंगे और लोगों में एक जो वैसे तो आपने देखा ही है कि पूरा प्रदेश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो देख रहे हैं आप, जोश है, आगे 2027 के लिए काम कर रही है और अच्छा काम करेगी, मुझे पूरा विश्वास है।
हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या का रूप लेती जा रही है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न नीतियां और योजनाएं बनाई जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका प्रभाव अपेक्षित रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। इसका सीधा असर प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं पर पड़ रहा है, जो रोजगार की तलाश में भटकने को मजबूर हो चुके हैं। आज शिमला में युवाओं का कहना है कि जिन पदों पर पहले जिला कैडर के अंतर्गत भर्तियां होती थी, जैसे कि पटवारी पद, अब उन्हें स्टेट कैडर में परिवर्तित कर दिया गया है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए अवसर सीमित हो गए हैं और प्रतिस्पर्धा और अधिक बढ़ गई है। इस बदलाव को लेकर युवाओं में असंतोष देखने को मिल रहा है। प्रदेश में हर वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी नौकरी की तलाश में निकलते हैं। युवा पूरी मेहनत और तैयारी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, नियमों में बार बार बदलाव, सीमित रिक्तियों के कारण उनका भविष्य अनिश्चित बनता जा रहा है। युवाओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार द्वारा रोजगार से जुड़े आंकड़े तो प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन जब विधानसभा में इन आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं तो अक्सर यह कहा जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इससे बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसके अलावा अलग अलग भर्तियों में अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं, नियम और शर्त लागू की जा रही है। कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं, जिनके लिए सरकार द्वारा आयु में छूट देने की घोषणाएं तो की जाती है, लेकिन इसका लाभ सभी पात्र उम्मीदवारों तक समान रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में 530 पटवारी पद के एडवर्टाइजमेंट की है, परंतु दुख की बात यह है कि आज तक पटवारी के जो पद होते थे वो डिस्ट्रिक्ट कैडर में होते थे और अब स्टेट कैडर बना दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो युवाओं पे थोपी जाती है, ना कि युवाओं के लिए बनाई जाती है। पटवारी के पद राज्य चयन आयोग द्वारा एडवर्टाइज किए गए, उसका हम स्वागत करते हैं, परंतु अगर प्रदेश सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार ने जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने तो 1 लाख नौकरी देने के वादे किए थे, परंतु यहाँ तो अगर देखा जाए 0.05% ही भर्तियां निकल रही है। देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो गारंटियाँ दी गई है, अभी भी 2 साल है, गारंटियाँ पूरी कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में युवा और ज़्यादा आक्रोशित होगा, क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी जो नौकरियां दे रहे हैं उससे आम युवा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि युवाओं के लिए आप अगर 0.05% निकालते हैं तो वो संतुष्टि नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा जो प्रयास किए गए थे वो लाखों में नौकरियां देने का प्रयास किया गया था। आपके माध्यम से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार विपक्ष द्वारा जब बेरोजगार और कितने आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए जवाब मांगा जाता है तो विधानसभा में सभा पटल में सूचना एकत्रित की जा रही है। इस तरह के जवाब हर समय में आते हैं, यानी सरकार अपनी नाकामी को छुपाने में कोशिश करती है। हिमाचल प्रदेश में करीब 11 लाख के करीब बेरोजगार हैं, परंतु हिमाचल का जो युवा है जैसे ही रोजगार की तरफ अपनी तैयारी करते हैं तो उसे निर्धारित करना मुश्किल है कि मैं किस फील्ड में जाना चाहूँगा, क्योंकि अभी हाल ही में पटवारी के पद आए हैं, JOIT के आएंगे और आगे पुलिस के आते हैं। अलग अलग तरह की फील्डें होती है और अलग अलग तरह का सिलेबस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, परंतु जो समय 3 साल का है उसमें कुछ लोग तो एवरेज हो गए हैं और उनको भी चुन कर रिलैक्सेशन दी है। हर फील्ड में रिलैक्सेशन दी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, क्योंकि बहुत सारे लोग एवरेज हो रहे हैं। इस तरह भी एक युवाओं पे नकारात्मक असर पड़ रहा है कि 3 साल बाद आप जो भर्तियां निकाल रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी सी निकाल रहे हैं ताकि युवाओं को थोड़ा सा चुप किया जाए, परंतु युवाओं को याद है कि हमने जो राजनीतिक रूप से लोभित किया गया था वो 1 लाख नौकरी पर वर्ष देने के लिए किया गया था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही मैनिफेस्टो में पलट जाना ये भी एक नकारात्मक राजनीति है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या का रूप लेती जा रही है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न नीतियां और योजनाएं बनाई जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका प्रभाव अपेक्षित रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। इसका सीधा असर प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं पर पड़ रहा है, जो रोजगार की तलाश में भटकने को मजबूर हो चुके हैं। आज शिमला में युवाओं का कहना है कि जिन पदों पर पहले जिला कैडर के अंतर्गत भर्तियां होती थी, जैसे कि पटवारी पद,
अब उन्हें स्टेट कैडर में परिवर्तित कर दिया गया है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए अवसर सीमित हो गए हैं और प्रतिस्पर्धा और अधिक बढ़ गई है। इस बदलाव को लेकर युवाओं में असंतोष देखने को मिल रहा है। प्रदेश में हर वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी नौकरी की तलाश में निकलते हैं। युवा पूरी मेहनत और तैयारी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, नियमों में बार बार बदलाव, सीमित रिक्तियों के कारण उनका भविष्य अनिश्चित बनता जा रहा है। युवाओं ने यहाँ पे आरोप लगाया कि सरकार द्वारा रोजगार से जुड़े आंकड़े तो प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन जब विधानसभा में इन आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं तो अक्सर यह कहा जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इससे बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसके अलावा अलग अलग भर्तियों में अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं, नियम और शर्त लागू की जा रही है। कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं, जिनके लिए सरकार द्वारा आयु में छूट देने की घोषणाएं तो की जाती है, लेकिन इसका लाभ सभी पात्र उम्मीदवारों तक समान रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में 530 पटवारी पद के एडवर्टाइजमेंट की है, परंतु दुख की बात यह है कि आज तक पटवारी के जो पद होते थे वो डिस्ट्रिक्ट कैडर में होते थे और अब स्टेट कैडर बना दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो युवाओं पे थोपी जाती है, ना कि युवाओं के लिए बनाई जाती है। पटवारी के पद राज्य चयन आयोग द्वारा एडवर्टाइज किए गए, उसका हम स्वागत करते हैं, परंतु अगर प्रदेश सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार ने जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने तो 1 लाख नौकरी देने के वादे किए थे, परंतु यहाँ तो अगर देखा जाए 0.05% ही भर्तियां निकल रही है। देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो गारंटियाँ दी गई है, अभी भी 2 साल है, गारंटियाँ पूरी कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में युवा और ज़्यादा आक्रोशित होगा, क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी जो नौकरियां दे रहे हैं उससे आम युवा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि युवाओं के लिए आप अगर 0.05% निकालते हैं तो वो संतुष्टि नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा जो प्रयास किए गए थे वो लाखों में नौकरियां देने का प्रयास किया गया था। आपके माध्यम से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार विपक्ष द्वारा जब बेरोजगार और कितने आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए जवाब मांगा जाता है तो विधानसभा में सभा पटल में सूचना एकत्रित की जा रही है। इस तरह के जवाब हर समय में आते हैं, यानी सरकार अपनी नाकामी को छुपाने में कोशिश करती है। हिमाचल प्रदेश में करीब 11 लाख के करीब बेरोजगार हैं, परंतु हिमाचल का जो युवा है जैसे ही रोजगार की तरफ अपनी तैयारी करते हैं तो उसे निर्धारित करना मुश्किल है कि मैं किस फील्ड में जाना चाहूँगा, क्योंकि अभी हाल ही में पटवारी के पद आए हैं, जियो IT के आएंगे और आगे पुलिस के आते हैं। अलग अलग तरह की फील्डें होती है और अलग अलग तरह का सिलेबस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, परंतु जो समय 3 साल का है उसमें कुछ लोग तो एवरेज हो गए हैं और उनको भी चुन कर रिलैक्सेशन दी है। हर फील्ड में रिलैक्सेशन दी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, क्योंकि बहुत सारे लोग एवरेज हो रहे हैं। इस तरह भी एक युवाओं पे नकारात्मक असर पड़ रहा है कि 3 साल बाद आप जो भर्तियां निकाल रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी सी निकाल रहे हैं ताकि युवाओं को थोड़ा सा चुप किया जाए, परंतु युवाओं को याद है कि हमने जो राजनीतिक रूप से लोभित किया गया था वो 1 लाख नौकरी पर वर्ष देने के लिए किया गया था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही मैनिफेस्टो में पलट जाना ये भी एक नकारात्मक राजनीति है। वर्ष 1971 की भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक विजय की स्मृति में 16 दिसंबर को विजय दिवस समारोह धर्मशाला स्थित राज्य शहीद स्मारक पूरे सम्मान जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में सेना के वरिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल अनिल चंदेल ने राज्य शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर 1971 के युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। उनके साथ पूर्व सैनिकों ने भी शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए मेजर जनरल अनिल चंदेल ने कहा कि भारतीय सेना का गौरवशाली इतिहास देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं और देश की एकता व अखंडता को मजबूत करें। विजय दिवस समारोह के दौरान देशभक्ति का माहौल बना रहा और शहीदों के बलिदान को याद करते हुए सभी ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प किया।
संदेश इतने सारे वेटरन आए हैं, खुशी का मौका है हमारे लिए, और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम को ये मौका मिला है कि हम अपने वीरों की को श्रद्धांजलि पेश कर सकें यहाँ पे आज। युवाओं के लिए इतना अच्छा मेमोरियल जो मेंटेन कर रहे हैं वेटरन यहाँ पे, वो अपने आप में ही एक इंस्पिरेशन है। इन युवाओं के लिए, जो बच्चे इतने आए हैं, इतने बड़ी नंबर में आए हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन है ये। युवाओं के लिए जो वेटरन इतनी पीढ़ियाँ जो काम कर रही हैं, वो उनके लिए एक एग्जाम्पल के तौर से हैं, और इससे अच्छा क्या एग्जाम्पल हो सकता है। ये पूरा जो मेमोरियल आपके सामने है वो मेंटेन ये वेटरन ही कर रहे हैं। हिंदू रक्षा मंच के अध्यक्ष कमल गौतम 2 दिवसीय शिमला प्रवास पर रहे। इस दौरान संगठन की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसमें जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान कमल गौतम ने अपनी टीम के साथ धारा 118 में सरकार द्वारा लगाए गए संशोधन विधेयक को लेकर विस्तृत जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि इस संशोधन का हिमाचल प्रदेश की भूमि व्यवस्था और स्थानीय हितों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कमल गौतम ने जिला शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बनी कथित अवैध मस्जिदों से संबंधित प्रामाणिक तथ्यों और दस्तावेजों को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करने का भी दावा किया। उन्होंने विशेष रूप से जतोग में कथित रूप से अवैध तरीके से बनाई गई एक मस्जिद का मुद्दा उठाया। गौतम का कहना है कि इस मस्जिद को लेकर सेना के अधिकारियों ने इसे अवैध बताया है और आर्मी हेड द्वारा जो भी आदेश दिए जाएंगे उसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। प्रेस वार्ता में कमल गौतम ने यह भी आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश के कई पर्यटन स्थलों और ग्रामीण इलाकों में जमीनों पर अवैध रूप से कॉटेज बनाए गए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इन जमीनों और कॉटेजों की गहन जांच करवाई जाए, क्योंकि उनके अनुसार कई स्थानों पर अवैध कब्जे की आशंका रहती है। हिंदू रक्षा मंच ने स्पष्ट किया कि यह प्रेस वार्ता जनहित से जुड़े मुद्दों को सामने लाने और प्रशासन को तथ्यों से अवगत करवाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। संगठन ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही की जाए। ला रही है उससे स्पष्ट पता चलता है कहीं ना कहीं ये सरकार भूमाफियाओं के हाथ में खेल रही है, और हमारे पास अनेक प्रमाण और तथ्य हैं जिनके आधार पर हम ये स्पष्ट रूप से आप लोगों के समक्ष रखेंगे कि किस प्रकार से भूमाफिया जो है आज सक्रिय रूप से हिमाचल प्रदेश की भूमि को लूटने में लगा है और सरकार के संरक्षण में लगा है। इस धारा 118 का जब गठन किया गया था और इसको बनाया गया था हमारे पूर्व के नेताओं द्वारा, वाईएस परमार जी द्वारा, तो उनके मन में एक विचार था कि हिमाचल प्रदेश के भोले भाले लोग और यहाँ की जो आर्थिकी है वो इतनी अधिक मजबूत नहीं है, इसलिए इस देवभूमि को संरक्षित रखने के लिए एक ऐसा प्रोविजन हमारे कानून में होना चाहिए जिससे बाहर के धनाटे लोग जो है हिमाचल प्रदेश की भूमि को मनमाने रेटों पर ना खरीद सकें और किसी भी प्रकार से हमारी जो देव संस्कृति है, यहाँ की हिमाचल प्रदेश की जो डेमोग्राफी है उसको बचाया जा सके, यहाँ की देव संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सके। इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ और बद्दी कैसे बस गया? वहां किस प्रकार से बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज आज से पहले आकर के लग गई? टाहलीवाल में किस प्रकार से जो है बाहर की कंपनियां आकर के काम कर रही हैं? तो धारा 118 औद्योगिकरण के रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना पहले थी ना आज है, लेकिन इस सरकार के द्वारा एक कुत्सित मंशा के साथ जो है इसको अमेंड किया जा रहा है। और बड़े शर्म की बात है कि इसको अब जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है विस्तारीकरण इसका कर रहे हैं। अभी हमारे ध्यान में आया है कि धर्मशाला, बीड़ बिलिंग और शिमला के कई क्षेत्रों में कई सौ कनाल, हजारों कनाल भूमि जो है वो इस प्रकार के बिल्डर्स को सरकार के मंत्रियों द्वारा अंडर द टेबल दिए जाने की प्रक्रिया जारी है। अभी एक 500 कनाल भूमि का मामला हमारे ध्यान में आया है, वो कांगड़ा का है, उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। और मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमने पिछले हफ्ते एक अपने किसी व्यापारी बंधु को किसी मंत्री के पास भेजा था और उनसे ये बात करने के लिए कहा था कि आप एक बार बात करके आइए कि सेक्शन 118 में हमें रिलैक्स चाहिए, तो क्या आप करवा सकते हैं? और वो मंत्री जी जिन्होंने ये विधेयक पास किया रखा है विधानसभा में, उनके द्वारा ये कहा गया हाँ बिल्कुल आप लाइए, 7 दिन के अंदर अंदर हम आपको परमिट करेंगे इसमें। और जो सरकार ये कह रही है कि इस धारा को अमेंड करके हम हिमाचल के युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने वाले हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार
पिछले 3 वर्षों में 1100 परमिशंस धारा 118 की सरकार ने दी हैं। मीडिया के अनुसार जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं। तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं, यदि ये मीडिया की रिपोर्ट सही हैं और 1100 परमिशन पिछले 3 वर्षों में इस सरकार ने दी हैं, तो सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे और बताए हिमाचल की जनता को कि उन 1100 परमिशन को देने के बाद हिमाचल प्रदेश में कितना रोजगार सृजित हुआ और हिमाचल के कितने युवाओं को रोजगार सरकार के द्वारा दिया गया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो अवैध ढांचे आज अनेक प्रकार के इस्लामिक अवैध ढांचे हिमाचल प्रदेश में बने हैं और अभी उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं इस विषय के बाद, क्या सरकार की मंशा उन सभी अवैध मस्जिदों और मदरसों को जो ग्रामीण अंचल में बने हैं कहीं इस धारा में छूट देकर के रेगुलराइज करने की तो नहीं है कि कहीं अपने वोट बैंक को पुष्ट करने के लिए सरकार जो है इस अमेंडमेंट को लेकर आई हो? यह भी हमारे मन में आशंका है। दूसरी बात, पिछले वर्ष सरकार ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के नाम पर एक अमेंडमेंट लाया था और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस अमेंडमेंट का जो अमेंडमेंट किया गया था 2024 में, उस संस्थान ने आज तक उस अमेंडमेंट का प्रयोग ही नहीं किया है जिस उद्देश्य के लिए वो अमेंडमेंट किया गया था। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि 2024 का वो अमेंडमेंट क्यों लाई थी सरकार, जब उसका उपयोग ही नहीं करना था? किन लोगों को फैसिलिटेट किया गया उसमें? और दूसरी बात, जब ऐसे धार्मिक संस्थानों के लिए इस प्रकार के अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं उसमें हिंदू समाज के कोई भी शक्तिपीठ और कोई भी मंदिर सम्मिलित नहीं है। सोलन शहर में बढ़ते अतिक्रमण पर लगाम लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन का अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रशासन की सख्ती से अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मचा रहा। सोमवार को एसडीएम सोलन स्वयं मॉल रोड पर उतरे और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। अभियान के तहत मॉल रोड पर दुकानों के बाहर अवैध रूप से लगाए गए बोर्ड, तख्तियां, अस्थायी शेड, ठेले और अन्य सामान को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी मशीन की भी सहायता ली गई, जिससे सड़क किनारे और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों को तुरंत हटाया गया। कार्यवाही के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। एसडीएम ने मौके पर मौजूद दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि फुटपाथ और सड़कों पर अवैध कब्जे न केवल यातायात को बाधित करते हैं बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी परेशानी का कारण बनते हैं। प्रशासन की इस कार्यवाही से मॉल रोड पर यातायात व्यवस्था में सुधार देखने को मिला और राहगीरों ने भी राहत की सांस ली। कई दुकानदारों ने प्रशासन की कार्यवाही का समर्थन करते हुए कहा कि अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। एसडीएम सोलन ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और शहर के अन्य क्षेत्रों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी दुकानदारों और व्यापारियों से अपील की है कि वे स्व इच्छा से अतिक्रमण हटाए, अन्यथा भविष्य में और कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन ने यह भी संकेत दिए कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चालान, जुर्माना और कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। स्थानीय प्रशासन की इस सख्ती से यह साफ हो गया है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। राजधानी शिमला के युवाओं ने हिमदर्शन टीवी से बातचीत करते हुए नशे की बढ़ती समस्या और बेरोजगारी को लेकर अपने विचार खुलकर साझा किए। इस चर्चा में पीयूष, अभय और देवांशु शामिल रहे, जो सभी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपी के छात्र हैं। युवाओं ने एक स्वर में नशा मुक्त हिमाचल की दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। युवाओं ने कहा कि आज देश और प्रदेश में युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार नई नई योजनाएं और रोजगार के अवसर लेके आ रही है, लेकिन आवश्यक सुविधाओं और सही मार्गदर्शन और सकारात्मक माहौल के कारण युवा इन अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पा रही है। इसके पीछे नशे की बढ़ती प्रवृत्ति एक बड़ी और गंभीर चुनौती बनकर उभर रही है। छात्रों ने चिंता जताई कि वर्तमान समय में नशे की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण कई युवा अपनी पढ़ाई, करियर और भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। नशे के कारण अपराध, हिंसा और दुखद घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है, जो समाज के लिए बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि नशा समाज की जड़ों को कमजोर कर रहा है। और यदि गहराई से देखा जाए तो इसमें विदेशी ताकतों की साजिश की आशंका भी नजर आती है, जो देश के युवाओं को कमजोर कर राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना चाहती है। कहा है, जैसा कि आपने कहा कि जॉब्स की दिक्कतें अब हमारे देश में बढ़ती जा रही है, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा
कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिल रही है, लेकिन वो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। सरकार ट्राई कर रही है, हमारे सेंटर की गवर्नमेंट ने हमारे यूथ्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की शुरुआत की है, बट उसको हमारा जो अब का जो यूथ है, जिसे हम जेनजीज कहते हैं, वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो अब ड्रग्स एडिक्शन, चिट्टा, नशे में पड़ चुका है। तो इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है ड्रग्स के ऊपर, और मैं तो इस बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि इसको अगर हम देखें तो विदेशी ताकतें जो हमारे देश के युवा को ख़त्म करना चाहती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमारे देश को अगर किसी देश को अगर आगे बढ़ना है तो उस देश के युवाओं का साथ उस देश को मिलना चाहिए। पर आज हम देखें तो हमारे देश का युवा, चलो देश की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला की बात करूं, तो शिमला के अंदर भी इस टाइम चिट्टा और अन्य नशीली पदार्थ बहुत ही बड़े रूप में बढ़ चुके हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर रही है, जो ये आपके एंटी ड्रग्स रनिंग वाला जो हिमाचल प्रदेश पुलिस ने थीम अडॉप्ट किया है। मैं देख रहा था आज हमीरपुर में है, पहले धर्मशाला में हुआ, इससे पहले शिमला में हुआ। उसी प्रकार से हमने भी हिम हेल्थ के साथ मिलकर शिमला में एक हमने काउंसलिंग क्लास हिम हेल्थ ने की थी, जिसमें 200 के करीब हमारे यंगस्टर्स जो है शिमला के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरह के प्रोग्राम जब तक होंगे अवेयरनेस के, तभी हमारा जो शिमला है वो नशा मुक्त हो सकता है। और हमारे को सबसे बड़ा फोकस करना है चिट्टे के ऊपर। हमारे को चिट्टे को ख़त्म करना है, उसके लिए हमें अपने दोस्तों को भी जागरूक करना है, और हमें अपना जो सराउंडिंग जो एरिया है उसको भी साफ़ सुथरा रखना है। इस पे हमको काम करना है। और सभी युवाओं से मैं अपील करता हूँ कि जितना भी हो सके आप चिट्टे को ख़त्म करने के ऊपर ध्यान दीजिए, और इस तरह के कोई भी नशीले पदार्थ जो देते हैं उनको आप हिमाचल प्रदेश पुलिस के रिपोर्ट करवाइए। उसके आगे बढ़ने के लिए युवा का सबसे बड़ा हाथ होता है, लेकिन अगर युवा ही मतलब कमज़ोर होगा एक देश का, एक प्रदेश का, तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और नशा एक ऐसी चीज़ है जो देश के युवा को ख़त्म कर सकता है और ख़त्म करते जा रहा है। तो इसके लिए जैसे कि मेरे मित्र ने यहाँ कहा कि कई तरीके की अवेयरनेस मैराथन करी जाती हैं, काउंसलिंग सेशन किए जाते हैं, ये बहुत ही अच्छे विकल्प है और इससे अवेयरनेस बहुत फैलती है, ताकि जो आने वाला यूथ है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पता लगे कि इसकी तरफ हमें नहीं अग्रसर होना है। लेकिन जो युवा अग्रसर हो चुके हैं, जिन्हें इसकी लत लग चुकी है, तो उनके लिए यही संदेश है कि अब मतलब कभी भी आप इससे वापस हो सकते हैं। हमें सबसे पहले अपना नहीं, अपने परिवार और अपने आसपास के समाज के बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम ही नशे में पड़ जाएंगे तो हमारे समाज का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म से कई वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे किसी घर का बच्चा नशे में पड़ जाता है, कई बार तो पूरे घर के जितने भी सदस्य हैं वो नशे में पड़ जाते हैं। देखिए कितनी बुरी बात है। तो नशा एक परिवार को और पूरे समाज को ख़त्म कर सकता है। तो नशे के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि नशे के लिए तो बचपन से ही जो छोटी क्लासेस होती हैं, 3rd 4th सभी, तभी से काउंसलिंग सेशन बच्चों की जानी चाहिए। उन्हें इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताना चाहिए कि कैसे कैसे ये हमारे समाज को ख़त्म करती है, ये आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकती है, और इससे दूर रहने में ही हमारा फ़ायदा है। तो जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि उम्मीद तो हमारी क्योंकि चलती रहेगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमारे, ना तो अगर खाली रहते रहे तो इस हिसाब से बेरोजगारी और भी बढ़ती रहेगी। और जो हमारा युवा है वो भी बहुत प्रयास कर रहा है कि जैसे तैसे करके सरकारी जॉब पाए, अच्छा हमारा जीवन आगे जा सके। लेकिन फिर लास्ट में बात वही आ रही कि हमारे जो पॉपुलेशन के करके हमारे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। तो कंपटीशन के करके फिर आगे बच्चा वही बढ़ रहा है जिसका बहुत सारे स्किल्स है, और थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा जो हमारे पूरे एफर्ट्स मार रहे हैं वही आगे जाके हो रहा है। सो और बात रही हमारी उसके आगे, तो इसी तरह हम कम अपॉर्चुनिटीज़ के करके बाउंड हो चुके हैं सारे लड़के, तो बच्चे जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे। सो इसीलिए हम ज़्यादा प्राइवेट में प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट में अब ऐसा है कि गवर्नमेंट के लिए तो काफ़ी सारे हैं, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास प्राइवेट का बचता है, या फिर जिसका खुद का बिजनेस वगैरह है जिसको खुद हैंडल करना पड़ रहा है।